अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हफीज। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन भी अगेन पॉजिटिविटी देखी गई है। थर्ड कंसेक्यूटिव डे मार्केट के नंबर्स डेली बेसिस पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ग्रीन डायरेक्शन में देखे जा रहे हैं। ये ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस काफी अरसे से इन्वेस्टर्स मिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन्वेस्टर्स का जो एक पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF की न्यूज के बाद, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी गारंटी के बाद, अब तमाम चीजें जो है वो काफी हद तक एक पेज पे दिखाई देती हैं। जो थोड़ी स्कैटर्ड थी, जो थोड़ी सी अब हम कह सकते हैं मिस कर रहे थे हम, वो अब आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होकर साबित हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट के नंबर्स के हवाले से, तो 40,000 का लेवल मार्केट के अंदर है, बट एनी हाउ 40,500 का साइकोलॉजिकल बैरियर आज हमने लूज किया है। ईद से पहले ये हम कह सकते हैं कि फोरकास्ट है कि मार्केट के नंबर स्ट्रांग ही रहेंगे, और ईद के बाद यानी कि जब ईद गैजेटेड हॉलीडेज होंगी और उसके बाद जब दोबारा नॉर्मलाइज होगी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, तो दोबारा मार्केट के नंबर्स एक अच्छी चेंज के साथ सामने आएंगे। अक्रॉस द बोर्ड हम कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द IMF। तो IMF की ट्रांच आने के बाद अगेन एक मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट बिल्डअप होगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे IMF के हवाले से। IMF के साथ जो है वो तमाम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है वो डिटेल्स शेयर की हैं। ये डिटेल्स क्यों ज़रूरी थी आज हम डिस्कस करेंगे। इन डिटेल्स में क्या क्या होगा, और जो हमारे अमाउंट्स हैं यानी कि जो हमारे प्लेज अमाउंट होंगे और हमारी चीज़ें जो होंगी वो कौन कौन से कंट्रीज से आएंगी, या फिर हमारा जो एक इकोनॉमिक प्लान होगा वो क्या होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान की एक बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑयल इंपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। ऑयल इंपोर्ट का जो एक इंटरनेशनली ऑयल का बिल है वो कितना होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पास ईरान की और रशिया की फैसिलिटी मौजूद है, तो अब हमारे लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से न्यू वेज है जो ओपन हुए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अयूब मेहर साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मद्रास वाला साहब। आप हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक है, सो वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, मैं बाकायदा आपसे आगाज करूंगी। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक फाइनेंसेस शेयर किए हैं IMF के साथ, और ये काफी अरसे से उसकी डिमांड थी, क्या हम उस वक्त शेयर नहीं कर रहे थे, या अभी हमने एक सीधा सिंपल सा प्लान शेयर कर दिया, अपनी स्ट्रैटेजीज बता दी? नहीं, मेरे पास शेयर कर रहे थे, वो ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, दो इम्पोर्टेंट कंसर्न है। पहली चीज ये कि ये समझना होगा कि IMF का जो तरीक़ाकार है ना, जिस तरह से वो लोन सैंक्शन करता है, डिस्पर्स करता है, उसमें दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टाफ लेवल का टेक्निकल एग्रीमेंट होता है, फिर एक बोर्ड में जाता है। Okay. अच्छा, स्टाफ लेवल जो है वो चेक करता है कि इनकी पेएबिलिटी कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार है। तो उसमें स्टाफ लेवल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसका IMF का ऑब्जेक्टिव ये है कि मेंबर कंट्रीज को डिफॉल्ट से बचाना है, वो डिफॉल्ट ना करें, उनकी एलसी खुलती रहें तमाम मेंबर कंट्रीज की। लेकिन अगर IMF फील करता है कि ये कंट्री ऑलरेडी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गई है, जैसे श्रीलंका के केस में हुआ था, या लोन देने के बाद भी डिफॉल्ट हो जाएगी, फिर वो आम बैंक भी ये करते हैं, कमर्शियल बैंक भी ये करते हैं, ऐसी पार्टी को नहीं देते जो डिफॉल्ट कर जाए या डिफॉल्ट होने वाली। तो अपने कोलेटरल्स देखते हैं, कोलेटरल देखते हैं। अब IMF ने इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, जो पेमेंट्स हैं जो ड्यू हो रही हैं, वो 30 जून तक 11 बिलियन हमें पे करने हैं, 11 बिलियन रुपीज। उस 11 में से 7 बिलियन जो हैं वो सिर्फ डेट्स की रिपेमेंट्स है, डेट सर्विसेज है। 4 जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो हमारा डिफरेंस होता है, जो जिसके लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। वो जो 7 है, उस 7 में से 4 बिलियन तो इन एनी केस पे करने ही करने हैं, सुकूक के अगेंस्ट करने हैं, इंटरेस्ट करने हैं, रिडम्पशन है लोन की। 3 बिलियन ऐसे हैं जहां हमने जो अभी प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो है हम इनको रिशूल करा लेंगे या गारंटीज मिल जाएंगी 3 बिलियन की। वो 1 बिलियन सऊदी अरब से है, 2 बिलियन UAE से है जिन्होंने गारंटी दी है, उस 3 बिलियन का है वो IMF इंश्योर करना चाह रहा है। पहली स्टेज ये है। उसके बाद जब बोर्ड में जाता है, बोर्ड में वोटिंग होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं, और उसमें ये ध्यान में रखना होगा, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि जी हमें नहीं देने दिया जा रहा है, IMF जान के नहीं है। बोर्ड का स्ट्रक्चर ये है कि बोर्ड में कोई मोर देन 50% जो वोटिंग राइट्स हैं वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन, USA और इंडिया,
इनके पास 50% से ज्यादा उसमें होता है। इक्विटी किसकी है, इक्विटी के हिसाब से वोटिंग राइट है। तो फाइनल तो वहाँ होता है ना, टेक्निकल स्टाफ की हो गई, हमने कंडीशन मान ली, प्लान प्रेजेंट कर दिया, फाइनल अप्रूवल बोर्ड से होती है। वो होती बेसिकली कह दें कि एक ट्रेडिशन है या एक फॉर्मेलिटी है, इसके बाद ही होती है, लेकिन वोटिंग राइट मैटर करते हैं बहरहाल। तो ये हमें एक कंसर्न ये है। दूसरा देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो डिस्कस नहीं हो रहा, मीडिया पे भी डिस्कस नहीं हो रहा, जो कंडीशन एक्सेप्ट की जाती हैं, चाहे वो इंटरस्टेट से रिलेटेड हो, टैक्सेस से रिलेटेड हो, सब्सिडीज के विड्रॉ से हो, देखना यह है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ता है, किस इनकम क्लास पे, किस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, कौन सा सेक्टर इफेक्टेड हो रहा है, किस कम्युनिटी पर, ये इस पर काम नहीं हो रहा। मतलब है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, पब्लिकली पता होना चाहिए। और फिर जो हिट हो रहा है, जो सेक्टर हिट हो रहा है, जो कम्युनिटी हिट हो रही है, जो इनकम क्लास हिट हो रही है इन कंडीशंस की वजह से, क्या ये उनकी गलती थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे कि आज हालात यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें कंडीशन माननी है, हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या जो लोग हिट हो रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल भी वही थे या नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल कोई और था? ये ट्रांसपेरेंट वे में कोई वादे करना चाहिए। चलिए, मैं परवेज साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट पूछूंगी और फिर जो डॉक्टर साहब ने कुछ पॉइंट्स रेज किए उसके बाद पूछूंगी। तो प्लीज आप मुझे ये बताइए कि इकोनॉमी की सूरत हाल आपकी नज़र में कैसी दिखाई देती है? नहीं, मैं एक्चुअली कुछ बातें जो डॉक्टर साहब ने कही हैं मैं उसको एक्सेप्ट इंडोर्स करता हूं, और ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब की काफ़ी अच्छी और गहरी नज़र है। मगर यही मैं कहना चाह रहा हूँ सिंपल अल्फाज में हमारे नाज़रीन के लिए कि देखें, जो भी लेंडर होता है ना वो अपनी सिक्योरिटी देखता है। आप किसी भी कमर्शियल वेंचर में भी चले जाएं, ये तो IMF है, तो जो भी अपनी तो पहले ड्यू डिलिजेंस वो लोग करते हैं, और वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई जिसको हम कर्ज दे रहे हैं वो उसका रिटर्न कैसे करेगा, और रिटर्न करने के बाद वो अपना मेक श्योर करना चाहते हैं कि उसके बाद उनके प्लान्स क्या हैं। ठीक है ना। वो देखें, सब्सिडी जो अननेसेसरी जो सब्सिडी जो दी हुई थी, जो कहते हैं ना कि अननेसेसरी हमने उनको कवर दिया हुआ था, वो तो जाना ही चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री या जिसको भी आप दे रहे थे वो एक समझने के गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी थी, उसका कोई फायदा नहीं था लॉन्ग टर्म। वो गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन डाल रही थी, जो कि एक अच्छी बात है कि IMF ने उसको रिव्यू किया और वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया कि भाई उसको रिमूव करें, तो ये एक अच्छी बात है। मगर लॉन्ग टर्म में यही बात है कि अगर हमारे पास पैसे टाइमली आ जाते तो आज हम इस हाल तक ना पहुंचते, और बहुत सारी चीज़ें थी कि स्टाफ लेवल तक हमने टाइम बहुत ज़ाया कर दिया और टाइम को बहुत लंबा खींच गया। वरना यह है कि आज चीज़ें हमारी जल्द वो हो जाती हैं और हम आज इस हालत में होते कि हमारे पास वो फंड्स आ जाते और हम दूसरी एक्टिविटी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिस्टर्ब ना होती, जो आज हो गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें, जो भी डिस्टर्ब होती है, आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होती है, आपके जो महंगाई आ जाती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन हो जाते हैं, लोग जो है ना नाउमीदी पे आ जाते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आ जाता है। हाँ, तो ये अगर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है गवर्नमेंट उसके तो जल्दी आती है ना जब आपके पास कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं। नहीं देखें ना, अब देखें ये सारी एक पार्ट एंड पार्सल तो है ही ना। आप देखेंगे जो चीजें जो बंदा जिस चीज का एक्सपर्ट है वो वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ना, आम पब्लिक की तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हम उन चीजों को उस हालत में ना छोड़ते या उसके ऊपर जल्दी हम लोग डिसीजन ले लेते, या जो हमें डिसीजन करने थे एक कड़वा घूट उसी वक्त ले लेते, तो हम शायद जो है ना आज इतना डिले ना होता। मेरे कहने का मकसद ये है वो डिले, हाँ टाइमली डिसीजन। मगर ठीक है, पाकिस्तान के पास ये है कि आज एक उम्मीद आ गई है। आप देखें सुबह से आपकी जो है ना स्टॉक मार्केट का भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी जब न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है, नाउम्मीदी भी फिर जो है ना लोगों में नहीं आती है। मगर अब महंगाई जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है हमारा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूंगी, इन्फ्लेशन है हमेशा से इशू है और हमेशा ही इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो पुट किए जाते हैं। अगेन हमारे पास जो एक पॉलिसी रेट का एक फॉर्मूला भी कह लें या फिर एक IMF की तरफ से डायरेक्शन भी कह लें वो मौजूद है। क्या समझते हैं आप कि इसको अब दोबारा हैंडल किया जाएगा? अगेन 100 बिप्स 200 बिप्स का इजाफा
इजाफा, और दूसरा ये कि इतना इंटरेस्ट रेट होगा तो कैसे बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बेशक पहले से थी, लेकिन अभी कुछ चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अभी जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज मैं आपके प्रोग्राम में एक दफा पहले भी ये मेंशन किया, इन्फ्लेशन रेट जो होता था उसमें होता था कि सीपीआई वाला जो है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो मिडिल क्लास का है, वो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाता था, लेकिन जो सेंसिटिव प्राइस वाला है ना, 10-12 बेसिक कमोडिटीज का, वो गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी। हमेशा ये होता था कि वो आम इस्तेमाल की 12 चीजें एसपीआई वाला इन्फ्लेशन वो कंट्रोल होता था। 2 साल से एक नई चेंज ये आई है कि एसपीआई बहुत ज्यादा है। ये जो हम कर रहे हैं ना 27%, 28, ये सीपीआई वाला है। जो एसपीआई वाला है वो इससे ज्यादा है। 40, ये एक नई चीज, ये एक नया फिनोमिना है। दूसरा, इन्फ्लेशन अर्बन में ज्यादा होता था, अर्बन में डिमांड ज्यादा होती थी, हिस्टोरिकल यही था। अब अर्बन इन्फ्लेशन कम है, रूरल इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये एक नया फिनोमिना है। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होता है उसमें देखिए स्ट्रैटेजी होती है। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो आप वहां कंट्रोल करते हैं कि चीजों की रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो मार्केट में आते आते वो महंगा ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिमांड फुल है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, लोगों को रोक रहे हैं कि ज्यादा खर्चा ना करें, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है। स्टेट बैंक कॉस्ट पुश को कंट्रोल नहीं कर सकता मॉनेटरी पॉलिसी से, वो इनइफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके आप उन कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम कर सकते हैं जो आम इस्तेमाल की नहीं है। आम जिसमें जो आटा, चीनी, दालें वगैरह हैं, वो इन्फ्लेशन जो होता है, वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो इनके जरिए कंट्रोल नहीं होता है इंटरेस्ट रेट के जरिए। स्टेट बैंक आपने भी इंडिकेशन दी, अभी जो फार्मूला है वो बेसिकली 1993 से एक मैकेनिज्म आईएमएफ के साथ जब पहला एग्रीमेंट हुआ था, एक डिसाइडेड है कि गवर्नमेंट खुद जिस रेट पर ले रही है पैसे उससे कम तो नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। तो उसमें फार्मूला ये तय पाया था कि जो मार्केट बेस्ड जो टी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, उनकी 1 ईयर की जो यील्ड होती है उसके प्लस 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ये एक मैकेनिज्म था। उसके हिसाब से अगर देखें तो फिर तो अभी 23 से भी ऊपर जाने का चांस है। जो 1 ईयर की आप समझते हैं यही हम ऑब्जेक्टिव या यही फॉर्मूला लेके फार्मूला आईएमएफ बार बार कहता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, वो क्यों कहता है? वो फार्मूला मौजूद है ना जो साइन हुआ हुआ है। इस तरीके से बिजनेसेस कैसे चलेंगे? क्योंकि 21% के बाद आप उसमें स्पेंडिंग भी ऐड करें तो सोल्यूशन आउट ऑफ द बॉक्स होगा। उसकी यील्ड कैसे कम होगी, वहां से हमें करना है ना। यील्ड कैसे कम होगी, इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, काम तो वहां से शुरू करना है ना। अच्छा, उससे ज्यादा जो बड़ा फिनोमेना है ना, जब बैंक के क्रेडिट्स को देखते हैं, आप देखते हैं जो इंडस्ट्री को क्रेडिट देते हैं ना, जो सालाना फिगर्स आते हैं, उसमें ट्रेडिशनली ये होता था, और अच्छा इंडिकेटर वो होता था जो प्राइवेट सेक्टर को जो बैंक का क्रेडिट मिलता है उसका ज्यादा पोर्शन फिक्स एसेट्स के लिए अगर मिलता है, फिर उसका मतलब है मशीनरी प्लांट वगैरह में मिल रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अभी लास्ट ईयर में मोर देन 50% जो बैंक क्रेडिट था वो वर्किंग कैपिटल के लिए था, वर्किंग कैपिटल के लिए। चलिए ठीक है, वर्किंग कैपिटल की इन हालात में जरूरत है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन जो अब फिगर है ना, अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है ना, उसमें स्टेट बैंक ने डिस्कस जो किए फिगर शो किए हैं 2023 के जो फिस्कल ईयर है, उसमें एक तो जो साइज था प्राइवेट क्रेडिट का, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट का, वो 900 बिलियन से ज्यादा होता था लास्ट ईयर, अभी वो 700 बिलियन से कम हुआ है। टोटल क्रेडिट भी प्राइवेट सेक्टर को कम हुआ है, उसका साइज भी। दूसरा ये कि उसमें जो 50% के करीब है, वो एक नई चीज आई है, वो जो बैंक ने फाइनेंस किया है वो इक्विटी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया है। पहले वर्किंग कैपिटल और फिक्स एसेट नहीं होते थे। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि आपने कहा कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हम जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करनी ही है, थोड़ा सा क्या स्टेट बैंक के जो इनिशिएटिव्स हैं वो चेंज होंगे क्या? वो हार्ड वो इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और नॉर्मल इन्फ्लेशन अलग कर देंगे? उसमें वो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, खासतौर पर बेसिक प्राइमरी कमोडिटीज की बात है, उसका मैकेनिज्म है कि फार्मर को, ग्रोवर को क्या कॉस्ट पड़ रही है, उसी कॉस्ट से वो ड्राइव होगा ना इन्फ्लेशन रेट। उसमें उसको आप सब्सिडी तो वैसे ही विड्रॉ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सब्सिडीज हैं उसके फार्मर्स को, हम कह रहे हैं सब्सिडीज नहीं दे सकते, कॉस्ट बढ़ेगी ना, सब्सिडीज ना देने का मतलब है। दूसरा, सप्लाई चेन प्रोसेस क्या है आपका, क्या मिडल मैन जो है उसको ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है,
सप्लाई चेन जितनी मजबूत होगी, ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी, मार्केट में प्राइसेस उतनी ही कम होगी। हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर पे छोड़ देते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वो जाके प्राइस कंट्रोल करें और वो जो भी अपना मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, पुलिस को भेजें। देखिए ये सस्टेनेबल मेथड नहीं है। कॉस्ट से उसको रिलेट करना होगा ना। अगर कॉस्ट से रिलेट करेंगे, ये आप सप्लाई चेन को मजबूत बनाएं, आप कॉस्ट कम करें, सब्सिडाइज कुछ चीज़ों को करना होगा। कुछ चीज़ें हमारे पास लोकली भी इन्फ्लेशन तो है, लेकिन हमारे पास जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, सबसे ज़्यादा इश्यूज उसकी वजह से भी क्रिएट हुए। तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन तो कंट्रोल भी नहीं हो सकती, वो तो एक ऑटोमेटिकली जब तक एक पूरा devolution of power to the provinces of Pakistan or the federating units of Pakistan to ensure strengthening of federation was committed in 1973, but unfortunately, sir, जो मुल्क के हालात